अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने एंटी हाइपरटेंसिव को स्टार्ट किए हुए हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो उसमें हमने 2 क्लासेस कर दी। आज हम तीसरी क्लास में पहुंचे हैं। अच्छा, तो तीसरी क्लास में हमारे पास जो फर्स्ट नंबर ड्रग है वो है एथिनिलॉल, और उस क्लास का नाम है बीटा ब्लॉकर्स। और इसमें भी 2 टाइप्स के हैं। एक है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स, दूसरे से नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स। तो एथिनिलॉल जो हमारे पास है वो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स में है, और इससे इसका जो मेन क्लास है बिलोंग टू द क्लास ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। अच्छा, वेलकम टू आवर प्रेजेंटेशन ऑन एथिनिलॉल। एथिनिलॉल इज़ अ मेडिकेशन बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। स्पेसिफिकली कैटेगराइज्ड एज अ सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, स्पेसिफिकली जो कि बीटा 1 एड्रीनर्जिक है। और दिस ड्रग इज़ फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड एंजाइना among other cardiovascular conditions. अच्छा, तो थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन वी विल delve into the pharmacological properties, therapeutic uses, and critical consideration associated with atenolol therapy, from the mechanism of action, which involves blocking the effect of adrenaline on the heart and blood vessels, to the dosage guideline, potential side effects, and clinical applications. We aim to provide a comprehensive understanding of atenolol and its significance in clinical practice. Let's embark on this journey to explore the world of एथिनॉल together. सही है ना? इस प्रेजेंटेशन के आखिर तक आप लोगों को इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और इसका जो डेली डोज है और इस तरह इसकी जो यूजेस हैं और साइड इफ़ेक्ट हैं आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ चुकी होगी इंशाल्लाह। सो आ जाए, इस जर्नी को हम साथ में करते हैं ताकि हम एक्सप्लोर करें एथिनॉल वर्ल्ड को। सही है? अच्छा, तो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो थोड़े से इसमें एक पॉइंट है, उसको याद रखिए कि एथिनॉल जो है इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन कुछ यूँ है कि एथिनॉल वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द इफ़ेक्ट ऑफ एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन का इफ़ेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन ऑन बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, वो जो कि प्राइमरी लोकेटेड इन द हार्ट, उसको क्या करता है? ब्लॉक करता है। सही है? एड्रेनलिन के इफ़ेक्ट को ब्लॉक करते हैं जो कि प्राइमरी लोकेटेड है हार्ट पे। बाय डूइंग सो इट्स रिड्यूस द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब ये ब्लॉक हो जाते हैं तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट रेट इस तरह डिक्रीज़ हो जाते हैं, और अल्टीमेट रिजल्ट हमें क्या मिल जाता है? रिजल्ट इन डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी इसके साथ डिक्रीज़ हो जाएगी। ये mechanism help in management of conditions such as hypertension and angina by reducing the workload on the heart and improving its efficacy. और ये जो वो है एथिनॉल की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरह हमारी जो हार्ट पे वर्कलोड होगा वो भी डिक्रीज हो जाती है, और एंजाइना जो मतलब कोई हमारे हार्ट में पेन वगैरह हो रहा हो वर्क ज़्यादा होने की वजह से, तो वो भी क्या हो जाएगी? उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और एडिशनली एथिनॉल जो है कैन आल्सो डिक्रीज़ द रिलीज़ ऑफ रिनीन फ्रॉम द किडनी। और जो किडनी से हमारे बॉडी में रिनीन वो हो रहे रिलीज़ हो रहे, उसको भी ये क्या कर रहे हैं? डिक्रीज़ कर रहे हैं। और इस तरह ये दो तरीक़ों से एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट शो करते हैं। सही है? अच्छा, इसके जो यूज़ेस हैं, इसके यूज़ेस को आप लोग थोड़े सा इस पे वो फोकस करें कि हाइपरटेंशन मैनेजमेंट जो फर्स्ट इसके यूजेस हैं कैसे। एथिनॉल इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर टू हेल्प लोअर द ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इस तरह हम हाइपरटेंशन मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं। और एंजाइना जो है चेस्ट पेन, और इसकी मैनेजमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस में, जो कि एक कंडीशन है द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट काज्ड बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। जब हमारे हार्ट मसल्स को ब्लड फ्लो सही नहीं जाती, तो इस वजह से हमारे जो हार्ट की मसल्स है उसमें एक पेन होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरियस। तो उस पेन की मैनेजमेंट के लिए हम एथिनॉल को यूज़ करते हैं। और एरिथमियाज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब अगर कोई हमारी हार्ट रिदम इरेगुलर है, सही अपनी रिदम में नहीं हो रहा है, तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं एरिथमिया में भी। और हार्ट फेलियर में भी हम इसको यूज़ करते हैं, और माइकार्डियल इन्फाक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। माइकार्डियल इन्फाक्शन मतलब अगर उस पर पहले से एक कोई अटैक आया हुआ हो
और फर्दर मतलब फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि दोबारा प्रिवेंशन के लिए हम इसको दोबारा से ऐसा कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और लास्ट वन जो माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस हैं, ये इसका एक ऑफ लेवल यूज़ है, मतलब इसका अपना एक यूज़ नहीं है, लेकिन हम इसको एज आ ऑफ लेवल हम यूज़ कर सकते हैं कि मतलब अगर कोई वो अगर किसी को वो रिस्क है, अगर कोई डर रहा है कि मेरे यार दोबारा से माइग्रेन अटैक मुझ पे ना हो जाए, तो वो हम उसके लिए एटेनोलॉल मोस्टली प्रेफर करते हैं कि आप लोग एटेनोलॉल खा लें, इंशाल्लाह आपको माइग्रेन नहीं आएगी फिर से। तो सही है, ये इसका अपना यूज़ नहीं है, ये ऑफ लेवल यूज़ है। और इसकी जो डेली डोज है वो 50 mg है वंस अ डे, और इसको हम 100 mg तक बढ़ा सकते हैं, 100 से आगे इसको नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है वो कार्डियोवास्कुलर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले, मतलब डेजीनेस, फटीग वगैरह है, रिस्पायरेटरी में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, कफ वगैरह, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है मतलब नोज़िया वोमिटिंग वगैरह इसकी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन वगैरह भी इसकी क्या मतलब हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकते हैं। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, वो उसने एटिनोल को खा लिया, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाए। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आप लोगों को इसलिए समझ आ चुकी होगी। सो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।